हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी कि आज हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव आने वाले आपको कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी आपको सब्जेक्टिव बताएंगे सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर बेस पर क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कराने वाले, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन उस सबको हम आपको लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 10 दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारे के सारे सब्जेक्टिव आप लोगों को इस वीडियो में याद हो जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है, बताइएगा। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है। ये आपको 2022 के एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। A4 एनुअल होता है, C4 कंपार्टमेंटल होता है। ये लिखा रहेगा, इसका मतलब वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ है और C मतलब की कंपार्टमेंटल परीक्षा, ठीक है। इसलिए आपका वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। तो बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा। उत्तर लिखिएगा कि बातचीत पाठ के अनुसार दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई हो, अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वो बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी का बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकल लड़ने लगेगी। इस तरह से आप लोग को इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। कह रहा है बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बात का प्रकरण क्या है। तो बातचीत के माध्यम से दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई हो, बहू अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादरने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। इस तरह से आपको इसका सब्जेक्टिव लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखिएगा। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोग सेकंड नंबर में देख रहे हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है कि लहना सिंह का चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। लहना सिंह का चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें, आपको 2019 में पूछा हुआ है। लिखना आप लोगों को कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। वह एक ईमानदार प्रेमी है। वह युद्ध में प्राणोत्सर्ग करने वाला वीर सिपाही है। वह निर्भय कलेजे वाला सिपाही है। वह चतुर सिपाही है। वह कह रहा है कि प्रयुत्पन्न मतित्व नियुक्ति के संपन्न सिपाही है। उसका हृदय सहानुभूति एवं दया से अपना आप लावित रहता है। इस तरह से आपको लिखना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसी में आप लोगों को लिखना है कि वह दिए हुए वचन को प्रेमवश निभाता हुआ अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। इतनी उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाला नायक हिंदी कहानी जगत में प्रायः दुर्लभ है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर क्यों देखिएगा। थर्ड नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग थर्ड नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा थर्ड नंबर में क्या करा है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है, 2018 के एनुअल परीक्षा में पूछा हुआ है। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के दुश्मन वे लोग हैं जो जनता के कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना होगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है। तो इसका आंसर लिखना है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के दुश्मन वे लोग हैं जो जनता के कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में करा कि दल विहीन लोकतंत्र और
साम्यवाद में कैसा संबंध है? ये आपका 2019 के एनुअल परीक्षा में पूछा हुआ है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्य में से एक है। ठीक है, में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंत में देखिएगा और आगे क्या है। ठीक है, और आगे अंत में स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगा। क्या होगा? अवश्य लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, बल्कि इस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। यह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। इस तरह से आप लोगों को आंसर इसका लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। देखिएगा 4 में क्या करा है। 4 में करा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के विचार से सहमत हैं? इसे दूर करने की क्या सुझाव देंगे, बताइएगा। ये आप लोगों के लिए 2012 के एनुअल परीक्षा 2022 के एनुअल परीक्षा में पूछा हुआ है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपीके के विचार से सहमत है? इसे दूर करने की क्या सुझाव देंगे? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा। देखिएगा किस तरह से लिखिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। इसका आंसर लिखना है कि इलेक्शन का खर्च चुनाव का खर्च बहुत ज़्यादा है। यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ है। करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे और चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटियर हिसाब लोगों से इकट्ठा करेंगे और अनकाउंटेड मनी करोड़ों रुपया जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई किताब जेपी चिल्लाते रहे। इस चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव कम खर्च करना चाहिए। ठीक है, लेनिन जेपीजी की किसी ने देखिएगा ठीक है, किसी ने इसी में कहा था किसी ने सुनी परिमाण था सत्ता पलट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देना पड़ा, बताइएगा। बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति क्यों देना पड़ा? 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखना है कि बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए देनी पड़ी। इसका असर यह हुआ कि बौद्ध धर्म जो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था वह केवल 5 वर्षों तक चला, 500 वर्ष तक चला। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। कह रहा है कि बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देना पड़ा? तब बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए देनी पड़ी। इसका असर यह हुआ कि बौद्ध धर्म जो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था वह केवल 500 वर्ष तक चला। इसका राइट आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा 6 में क्या करा है। 6 नंबर में कह रहा है कि स्त्रियोचित गुण क्या है, बताइएगा। स्त्रियोचित गुण क्या है? 2015, 2016, 2020 में पूछा हुआ है। इसका आंसर लिखेगा स्त्रियोचित गुण का अर्थ है स्त्रियों में अपेक्षित गुण, विनम्रता में शोभा में पाती है और कर्कशता व आलोचना का पात्र बन जाती है। संसार में सर्वत्र पुरुष है और स्त्री नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगी। इस प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में आचरण कहलाने से घबराता है। इस तरह से इसका राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा 7 में क्या करा है।
7 में कह रहा है पुरुष के गुण क्या है। पुरुष के गुण क्या था, पुरुष के गुण में लिखना है पुरुष पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है। तो स्त्री अपने स्त्रियोचित कोमलता के लिए पुरुष में यदि स्त्रिंजय कोमलता आ जाएगा तो वह निंदा का पात्र बनेगी। स्त्रियां यदि पुरुष की तरह आकर्षक होगी तो यह भी निंदा का विषय हो जाता। आवश्यकता है कि पुरुष में भी कुछ नारीत्व के गुण रहे, जिस प्रकार पुरुष में केवल कठोरता ही रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और नेक्स्ट में देखते हैं, रहता है कठोरता ही रहेगा, कठोरता रहेगी तो नारियों के लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। पुरुषार्थ की मात्रा एक सीमा तक ही उचित कहीं रह जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा 8 नंबर में क्या करा है। 8 नंबर में देखिए क्या करा है। 8 नंबर में करा है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। ये 2013, 2017, 2018 में पूछा हुआ। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर लिखेगा नारी की पराधीनता तब तक प्रारंभ हुई जब तक मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में 2 टुकड़े में बांटी गई है। ठीक है, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अत्यधिक अधीन होती चली गई। ठीक है, इस तरह नारी की पराधीनता या संक्षिप्त इतिहास में है। इस तरह से आप लोग लिखना है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा 9 में क्या करा है। 9 में करा है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। 2020 से पूछा हुआ, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा है। इसका आंसर लिखना है बुद्ध और महावीर ने नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। महावीर का मानना था कि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। पछतावा बुद्ध को भी हुआ। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद में जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष चलेगी। ठीक है, क्योंकि नारियों को मैं भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्या करा इसी में देखिए आगे लिख रहा है 500 साल तक क्या होगा, चलेगा, क्योंकि नारियों को मैं भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों को भय खाते थे। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे बताइएगा। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे, 2022 में पूछा हुआ है। इसका आंसर देखिएगा किस तरह से लिखना है। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, देखिएगा इस तरह से। इसमें कह रहा है कि नारी से दूर भागना मूर्खता है। नारी भोग की वस्तु मात्र नहीं है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा प्रेरणा देने को नहीं बनी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ली और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए, आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में रहने देते हैं, इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, आप लोगों के लिए एग्जाम फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए PDF भेज दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो बहुत सारा आ रहा है, उसको आप लोग जरूर पढ़िए। सभी विषय का मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है, जिसमें से आप लोगों के लिए 1000 से प्लस ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।